कोई भी पार्टी SC ST OBC को सिर्फ लोग लुभावने वायदे तो करती है जी, लेकिन 75 साल की आजादी के बावजूद भी दिया कुछ नहीं। लोकतंत्र में अगर आवाज दबाई जा रही है तो निश्चित तौर पर या लोकतंत्र का आप महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, पर आपके साथ तो महिलाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए, हमारी महिला, यही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि महिलाएं जो हमारी हैं अभी तक उनको इतनी जागरूकता भी नहीं थी, और अगर ये सारे दरवाजे फिर आगे बंद कर दिए जाएंगे तो इस पिछड़े वर्ग की महिलाएं आज फिर उसी जो पिछले 75 सालों से, आजादी से पहले से भी ये हालात हैं, वही आगे बनने वाले हैं। जब जब सरकारें बहुजनों की सरकार सत्ता में आई है तो बहुजनों के हक अधिकार देने का उन्होंने काम किया है। अगर हम बिहार की बात करें तो जातिगत जनगणना का मामला, ऊंची आवाज में बोलने का मामला, जूती चप्पल सिर पे उठा के लेके जाता था यही समाज। ये तीसरा मोर्चा है, ये तीसरा फ्रंट है, उनके हलक में हाथ डाल के जुबान निकालने का काम करेगा। सदियों से हमारे वोट लिए हैं, जब हमारे वोट लिए तो आपने एक ही बात कहा कि OBC के लोगों को जितनी इनकी आबादी है उतना इनको, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे सरपंच हो, आपको हक देंगे। अरे 27% मैं तो धन्यवाद करूंगा इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह का, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके और 27% रिजर्वेशन दिया था। राजकुमार सैनी जिंदाबाद, राजकुमार सैनी जिंदाबाद। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आप बता दीजिए किस वजह से। मेरा नाम विजय कसाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वीर दल जी। आज देश के अंदर बहुत बड़ी अफरा तफरी का जो व्यवस्था चल रही है, इसके खिलाफ हरियाणा के अंदर राजकुमार सैनी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा गठबंधन बना है, जिस गठबंधन के माध्यम से आज फरीदाबाद की अनाज मंडी के अंदर हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, और आज उन मुद्दों को लेकर जिनसे आम आदमी, आम समाज का व्यक्ति पीड़ित है, जैसे कि अभी अभी लोकसभा के अंदर इन्होंने बड़ी चतुराई से लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण, जिसमें अगड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, जिसके लंबे समय से पिछड़े वर्ग के नेता मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और इस प्रकार के नेताओं ने जिसको बहुत लंबे समय से रोक लगा रखी थी, लेकिन इन्होंने बड़ी चतुराई से पहले स्वयं बैठे हैं अगड़े वर्ग के लोग, और अभी अपनी महिलाओं के लिए दरवाजे खोलने का काम कर दिया है। इसी के विरोध में आज हम लोग फरीदाबाद के अंदर यहाँ इस विरोध जता रहे हैं। मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के पुतले जलाने का, दहन करने का काम करेंगे। तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में गठबंधन के प्रत्याशी, गठबंधन के साथी, गठबंधन के नेता, तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ हमारे नेताजी गठबंधन के जो नेता हैं राजकुमार सैनी जी, पूर्व सांसद, मंत्री, पूर्व हरियाणा सरकार, वो स्वयं पहुंचने वाले हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये जो लड़ाई है, ये लड़ी जा रही है, और इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाना है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हम में से ही कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को पकड़ते हैं जो समाज का शोषण कर रहे हैं जी। अब इन्होंने यहाँ से सैनी समाज का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इनको पता, पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व के रूप में राजकुमार सैनी एक बुलंद आवाज हरियाणा के अंदर बन रही है जी। और हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में निखरे हैं। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार की नींद हराम हो गई है। और इसी बात को कसाना जी एक बात बताइए, जब इंडिया और एनडीए गठबंधन दो बन चुके हैं, अब आपका तीसरा दौरा बनने जा रहा है भारत के रूप में, तो क्या ये कहाँ तक न्याय उचित है? जी, निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई अपने मुद्दों को लेकर है। आज जो इंडिया गठबंधन बना है वो हमारे प्रयासों की भाषा बोलने लगा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है। जो जातिवार जनगणना की जो मुद्दा था, ये हम लोगों का मुद्दा था, हमारे पिछड़े तीसरे मोर्चे का मुद्दा था, जिसे राहुल गांधी हर सभा में राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ी ये सफलता है हमारे पिछड़े वर्ग के अभियान का, और ये अभियान अब पूर्ण रूप से ये सफल होने जा रहा है। अगर हम लोग ये कार्य नहीं करते तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन भी इस भाषा को नहीं बोलने वाला। आपके स्लोगन में लिखा हुआ है सुरक्षा की बात, लोकतंत्र में सुरक्षा की बात, कहाँ लगता है कि सुरक्षा नहीं है? जी बिल्कुल, लोकतंत्र की बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। चारों तरफ जो देश को लुटेरे के हाथ में लूटा जा रहा है, यहाँ पर पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को मालामाल बनाया जा रहा है, गरीब लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनका किसान के साथ, मजदूर के साथ
छोटे दुकानदारों के सभी के साथ लूट तंत्र हो रहा है। देश के अंदर संसाधनों को बेचा जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथों में पूरे देश को कठपुतली बनाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ लोकतंत्र की हार हो रही है और जो भी लोग बोलते हैं, जो भी आवाज उठाते हैं, उनको सीबीआई, ईडी और आईडी जैसी संस्थाओं को लगाकर उनको आवाज को दबाया जा रहा है। तो लोकतंत्र में अगर आवाज दबाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ लोकतंत्र का आप महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, पर आपके साथ में तो महिलाएं दिखाई नहीं दे रही हैं प्रदर्शन में। देखिए, हमारी महिला, यही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि महिलाएं जो हमारी यहाँ अभी तक उनको इतनी जागरूकता भी नहीं थी, और अगर ये सारे दरवाजे फिर आगे बंद कर दिए जाएंगे तो इस पिछड़े वर्ग की महिलाएं आज फिर उसी जो पिछले 75 सालों से, आजादी से पहले से भी ये हालात हैं, वो ही आगे बनने वाले हैं। आज देश में सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, जो स्वयं को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर संसद और विधानसभाओं जैसी संस्थाओं में जाने का मौका मिलता तो निश्चित तौर पर वो आगे आने का काम होता। आपने लगभग यहाँ पर काफी सारी मांगों की पत्तियां लटकाई हुई है, मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे देखिए, हमारी जातिवार जनगणना है जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके आधार पर सबको हिस्सेदारी मिले, सबको संख्या के अनुपात में। तो जातिवार जनगणना जैसा कि अभी अभी बिहार सरकार ने किया है, जो बहुत बड़ा मुद्दा था, और उस सर्वे के आधार पर ही हम चाहते हैं कि हर प्रदेश में, और देश की जो केंद्र सरकार है अगर इसको नहीं करती है तो इसको उखाड़ फेंकने के लिए आज ये पूरा जो मिशन और मसाला जो इकट्ठा हुआ है, इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या लग रहा है जिस तरीके से अब ओबीसी वर्ग भी अपने हक और अधिकार की बात करने लगा है, तो जागरूकता बढ़ी है? देखिए, बात आज ओबीसी की नहीं है। ओबीसी बहुत लंबे समय से, रामास्वामी पेरियार से ले लो, ललन सिंह यादव से ले लो, और लालू जी से ले लो, शरद जी से, तमाम हमारे जो नेता थे, उन नेताओं ने ओबीसी के लिए हमेशा काम किया। और उस काम का नतीजा ये था, चाहे बिहार की सरकार बनी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकारें बनी हो, जब जब सरकारें, बहुजनों की सरकार सत्ता में आई है, तो बहुजनों के हक अधिकार देने का उन्होंने काम किया है। अगर हम बिहार की बात करें तो जातिगत जनगणना का मामला, ऊंची आवाज में बोलने का मामला, जूती चप्पल सिर पे उठा के लेके जाता था यही समाज। लेकिन आज कोई समाज है जो सीना तान करके ये कहता है कि जातिगत जनगणना हो और हमारे हक अधिकार हमारे को मिलने चाहिए। ये ओबीसी समाज का, एससी समाज का, और जो माइनॉरिटी जिसको हम मुसलमान कहते हैं, वो तमाम सारे जो लोग हैं, मजदूर संगठन के जो लोग हैं, महिलाएं जो साथी हैं, आज हर वर्ग इस सत्ता से दुखी है। और बहुजनों की जब जब सत्ता आई है, न्याय का काम हुआ है और न्याय मिला है। आज जो घिनौना काम, घिनौनी हरकतें करके ये सत्ता में आए थे, ओबीसी की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही कि मैं ओबीसी का हूं, मैं ओबीसी, मेरी माँ जो है घरों में बर्तन का झाड़ू का काम करती है, उन्होंने क्या क्या जुमले नहीं दिए। उन जुमलों को देख करके तमाम ओबीसी के लोगों ने, तमाम वंचित लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या क्या बातें हुई हैं आज हम देख सकते हैं। जातिगत जनगणना का मामला, हम पूरे देश के अंदर यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी है तो ओबीसी की जातिगत जनगणना करा दें। भाई, हम और कोई मांग नहीं कर रहे, आपसे नौकरी मांग रहे नहीं, हम आपसे कुछ और कोई हमारी मांग नहीं है। अगर आप जातिगत जनगणना करा दोगे, किनके पास नौकरियां हैं, किसके पास इस देश की जमीन है, किसके पास सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप है, कौन इस देश के सीवर के, रोड के, पोल के टेंडर लेता है, ये सारी की सारी चीजें, पूरी जो माल मलाई है, ये जातिवादी जो लोग इस देश के अंदर बैठे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, उनको इस बात का एहसास है। अगर आप ये जातिगत जनगणना करा दोगे, किन लोगों के पास कितना माल है वो सब पता चल जाएगा। जांगड़ा जी, जिस तरीके से आज भी लगभग कई सारी पार्टियां अलग अलग दिखाई दे रही हैं और सब लोग अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं, 2024 में अलग अलग रह करके आप एक पार्टी से मुकाबला कैसे कर पाओगे? अलग अलग नहीं है, तीसरा मोर्चा, जैसे हमारे साथियों ने बताया ना, ये तीसरा मोर्चा है, ये तीसरा फ्रंट है। उनके हलक में हाथ डाल के जुबान निकालने का काम करेगा। सदियों से हमारे वोट लिए हैं, जब हमारे वोट लिए तो आपने एक ही बात कहा कि ओबीसी के लोगों को जितनी इनकी आबादी है उतना इनको, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे सरपंच हो, आपको हक देंगे। अरे 27%, मैं तो धन्यवाद करूंगा
इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके और 27% रिजर्वेशन दिया था। स्वतंत्र सुरक्षा पार्टी की, वीर दल की और कई संगठनों का। अगर आप मंत्री रहे हैं, उसके बाद सरकार में भी रहे हैं, क्या वजह रही कि आपने वहां से छोड़ करके अब अपना अलग गठबंधन बनाने की बात सोची? छोड़ना एक नहीं, मैंने लगभग सभी राजनीतिक दलों के बीच में रह करके जी, मैं इनेलो के अंदर भी रहा और मंत्री रहा, और बंसीलाल की सरकार विकास पार्टी में भी रहा, मंत्री रहा, और भजनलाल के साथ भी रहा, और बीजेपी में भी रहा। वजह क्या रही जो अभी एकजुट होने की बात आ रही है? चेक करके बता रहा हूँ जी कि कोई भी पार्टी SC ST OBC को सिर्फ लोग लुभावने वायदे तो करती है जी, लेकिन 75 साल की आजादी के बावजूद भी दिया कुछ नहीं। 52% बैकवर्ड क्लासेज का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने 27 किया, और 27 में अब तो हद ही हो गई है कि जो हरियाणा के अंदर HCS की भर्ती हुई उसमें OBC सिर्फ 6% पे रह गया, और SC समाज जो है ना, जो SC का रिजर्वेशन 23% था, वो 10 पे रह गया। यानी 85% लोग हिस्सा 16% और 15% लोग हिस्सा 84%। और महिला आरक्षण को लेकर के बड़ा बवाल उठ रहा है कि जो है ना, उसमें महिलाओं की SC ST OBC महिलाओं का क्या स्तर रहेगा, उनकी हिस्सेदारी क्या रहेगी। और ऐसे ही जो प्रोफेसर भर्ती हुए, इंस्पेक्टर भर्ती हुए, उसमें OBC की हिस्सेदारी ना के बराबर है। और ऐसे ही प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती है तो लोग अपना हिस्सा मांगेंगे। हमारा मुद्दा क्रीमी लेयर समाप्त करो, जातिगत जनगणना करो, हिस्सा मुताबिक एक पारिवारिक रोजगार करो, EVM हटाओ, ये हमारे मुद्दे हैं आज के। और इसमें लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ भारतीय मेरा वर्ग पार्टी के संयोजक भाई प्रोफेसर महेश जी, और भारतीय वीर दल के हमारे भाई विजय किसाना जी, और बहुजन मुक्ति मोर्चा के भाई देवीदयाल सैनी जी, और यहाँ पर और भी भारतीय जनराज पार्टी और कुछ सामाजिक संगठन, पिछड़ा वर्ग संघ के रामफल जांगड़ा जी, और बहुत सारे लोगों की एक ही मांग है। अब मांगने का समय नहीं रहा, अब तो ठुकाई करने का समय आ गया है। 2024 में अभी चुनाव जल्द प्रतिक्रिया हो रही है या वैसे ही? ये चुनाव को लेकर नहीं, चुनाव लड़ा जा रहा है कि अब इनको रास्ता दिखाना है बाहर का। 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, आपका थर्ड फ्रंट कहाँ पर है? क्योंकि अभी बात की जा रही है इंडिया गठबंधन आने जा रहा है, फिर आप कहाँ पर हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन में जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम अब जातिगत जनगणना कराएंगे, 50% की सीमा भी हटाएंगे, तो हमें लगता है कि 5 राज्यों में उनकी आज भी सरकार है। अगर वो ऐसा करते हैं तो आज ही कर दें नीतीश जी की तरह, जैसे बिहार वालों ने किया वैसे जातिगत जनगणना करें, लोगों को हिस्सेदारी दें। रिजर्वेशन के तहत कांग्रेस ने तो रिजर्वेशन लागू ही नहीं किया था और खारिज कर दिया था। कांग्रेस की ही देन है 55 साल, और उससे भी आगे बढ़कर आई बीजेपी। ये वही लोग हैं जो 100 MP कांग्रेस में हुआ करते थे, वो आज 100 MP बीजेपी में बने हुए हैं। उधर से जब जूते पड़ लेंगे तो ये फिर वापस घर वापसी कर लेंगे, और ये एक ही सिक्के के दो पहलू। महिलाओं को रिजर्वेशन के तहत नौकरियां नहीं दे पाए हैं, पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन के तहत ना कांग्रेस दे पाई है ना बीजेपी दे पाई है, फिर भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इनके जातिगत जनगणना। अब हमारा मांगना धर्म नहीं है, अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया।